हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक नई वीडियो जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है डेली करंट अफेयर्स की, उसमें तो अगर मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप इनमें से किसी भी वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मैंने वहीं पे आपको प्रोवाइड कराया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट जो खबर हैं उनसे संबंधित। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, नेपाल ने भारत से सीमा विवाद के बीच नया मानचित्र स्वीकृत किया है। नेपाल और भारत के बीच, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खासकर उन बच्चों के लिए जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल और भारत के बीच सीमा का विवाद चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, किस किस लेवल पे है। एक बार कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, और जो स्पेशली सिविल वाले बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे जाके, एक बार तो देख लेंगे। एक बार नेपाल के कैबिनेट ने भारत के साथ सीमा विवाद के बीच एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पायधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। इस नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग करते हुए संसद में विशेष प्रस्ताव भी रखा था। बात करूं मैं अगर, नेपाल के वित्त मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता युवराज वाटीवाड़ा ने 18 मई 2020 को कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, याद रखेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली, और नेपाल के वित्त मंत्री कौन है, युवराज वाटीवाड़ा, ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश के नए राजनीतिक मानचित्र को स्वीकृत किया है। बात करते हैं नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा की। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा कालापानी के पास एक दूरस्थ पश्चिमी स्थान है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उसे उत्तराखंड के थिरोरगढ़ जिले का हिस्सा बताता है, और अगर मैं बात करूं, वहीं नेपाल इसे धारूचुला जिले का हिस्सा बताता है। भारत ने 2 नवंबर 2019 को नक्शा जारी किया। इसमें लिम्पायधुरा, लिपुलेख और कालापानी भी शामिल रहे थे। इस पर नेपाल ने ऐतराज़ जताया और इसे वास्तविक नक्शे के विपरीत बताया। क्या है कालापानी विवाद, एक बार इसको अगर आप समझोगे ध्यान से, तो कालापानी लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है, और इसको मैं बात करूं, थिरोरगढ़ जिले का, ये उत्तराखंड के थिरोरगढ़ जिले का हिस्सा है। उधर नेपाल सरकार का दावा है कि यह इलाका उनके धारूचला जिले में आता है। साल 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। इस युद्ध के बाद इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ये बात आप याद रखेंगे। इस सीमा पर या इस क्षेत्र पर किसका कब्जा है, आईटीबीपी का। भारत चीन नेपाल के त्रिकोणीय सीमा पर स्थित कालापानी इलाका सामरिक रूप से अहम है। नेपाल सरकार का दावा है कि साल 1816 में उसके और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुंगोली की संधि के अनुसार कालापानी उसका इलाका है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे सुंगोली की संधि क्या थी और 1816 में ये हुई थी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, जो आप देख सकते हो। हाल ही में किस देश ने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पायधुरा को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया है, तो ये आप याद रखेंगे, नेपाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की। तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई। इस योजना से संबंधित फैक्ट मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर की थी। इस योजना से किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इस योजना में धान फसल के लिए 18,84,834 किसानों को पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना से प्रदेश के 9,53,706 सीमांत किसान और 5,60,284 लघु किसान और 3,20,844 बड़े किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे आ सकता है। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आज की थर्ड न्यूज़ की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में यानी कि 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मई को, सॉरी मैं 22 मार्च बोल दिया था, 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल हैं, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें। इस दिन वैश्विक समुदाय से आह्वान किया जाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें, क्योंकि हम अपनी दवाओं, कपड़ों, पानी, ईंधन, भोजन, आश्रय और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 101% याद होना चाहिए अभी के अभी। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार इसको लाइक कर देंगे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर देगा, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। बात करते हैं इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है और इस वर्ष की क्या थीम थी? पहले बता चुका हूँ, 22 मई। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये आपकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं आज की थर्ड न्यूज़ की, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2015 में भारत ने मिलान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका इटली, मतलब इटली में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। 15 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। वर्तमान में विश्व में 35 से अधिक देशों में चाय का उत्पादन होता है और विश्व भर में इससे 13 मिलियन लोग संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, देश में 100 से अधिक किस्मों की खपत के साथ भारत चाय के शीर्ष उत्पादकों में से शामिल है। चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका के लगभग 90 लाख किसान आय के लिए चाय के उत्पादन पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है और पहली बार इसे कब मनाया गया? तो 21 मई और पहली बार 21 मई 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 मई 2020 को एक सुपरसोनिक प्रोफाइल से संयुक्त IAF टेस्ट फ्लाइट से निकली तेज़ ध्वनि, जिसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये क्या था तो एक बार पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से हवा के माध्यम में यात्रा करती हुई
शॉक वेव्स बनाती है तो उसे सोनिक बूम कहते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा का आमतौर पर ध्वनि के रूप में हो सकता है, जिसमें गरज के समान एक तेज विस्फोट होता है। सोनिक बूम एक निरंतर ध्वनि है जिसे सुपरसोनिक गति से यात्रा करती रहे विमान द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यदि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो सोनिक बूम से भूकंप आने और कांच के समान टूटने का झटके लग सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में अब पूछा जाएगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें बहुत बार रिपीट हो गए क्वेश्चन। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दिलीप उम्मैन को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मैन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह वर्तमान में ऑर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। बात करते हैं, उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वह टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे। 37 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले उम्मेन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं तथा इस्पात उद्योग के एक पेशेवर अनुभवी हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय याद रखेंगे नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थामने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दिया। ये जिस देश को कर लो, किस देश के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थामने तथा उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेट्सी मजोरी को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। लेसोथो दक्षिणी अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है और इसकी कैपिटल आप याद रखेंगे मैसूरू है और इसकी मुद्रा लेसोथो लोटी। नेक्स्ट बात करते हैं आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है वह कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। चीन के इस कदम से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए हैं और चीन की कार्यवाही से आशंका जन्म ले रही है। इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है? तो याद रखेंगे चाइना। आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने 5 और आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े, जिन्हें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्य और उनके समुद्री तटीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। पोर्ट ऑफ कॉल, ये इसको प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, पर जहाज रिपोर्ट करते हैं बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजाशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी और दाउंडी कंडी और सबसे इम्पोर्टेंट है बहादुरशाबाद है, जिसकी भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। इस प्रोटोकॉल में भारत की तरफ से त्रिवेली, ये पड़ेगा आपके बांदेल और बदरपुर, और बांग्लादेश की तरफ से धोरासाल और मुक्तापुर को भी जोड़ा गया है। अब दोनों देशों में 11 पोर्ट ऑफ कॉल और 2 विस्तृत पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।